वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद देश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, और मेरे साथ में बहुत ही फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर गुरदेव सिंह। हेलो सर, वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। सर अपने बारे में कुछ बता दें। सर मैं पीजीआई चंडीगढ़ से एमएस ऑर्थोपेडिक्स की है, उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी की है। अब मेरा अपना सेटअप है बठिंडा शहर में, और यहाँ चंडीगढ़ में वैसे शिफ्ट हुआ हूँ बच्चों के लिए। 27 ईयर से सर प्रैक्टिस में है। जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, सिटी ट्रॉमा सेंटर, सीटीबी के बड़े एक्सपर्ट हैं सर। और क्योंकि मेरी ये स्टडी पीजीआई से है तो सीटीबी को क्लब फुट बोलते हैं, तो सर इसके एक्सपर्ट हैं। बच्चों की ये बीमारी है, बच्चों का पैर अंदर की तरफ मुड़ जाता है, और इस तरह के केसेस को सर्जरी के द्वारा ठीक की जाती है। और सर उसमें एक्सपर्ट हैं। नी ऑर्थोप्लास्टी, नी सर्जरी में सर एक्सपर्ट हैं। स्पाइन सर्जरी भी करते हैं। और जैसे सर ने बताया कि इनका अपना एक डेडिकेटेड बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है बठिंडे में। आज हम सर से बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी का रोल और फिजियोथेरेपिस्ट का जो जॉब है डे टू डे लाइफ में, जो तकलीफें आज के समय में आ रही है उसमें कितना ज़्यादा है। सर हमें ज़रूर इसमें सजेस्ट करेंगे कि पेशेंट को किस तरह से अपने पेन के सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी बॉडी में किसी तरह का पेन होता है तो वो इंडिकेशन होती है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ आपके बॉडी में गलत है। तो सर सबसे पहले तो हम दर्द के बारे में बात करेंगे, पेन के बारे में बात करेंगे। सर आप हिंदी में भी और पंजाबी में भी बात करेंगे कि नॉर्मल हम जिस एरिया में हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर लोग पंजाबी जानते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तो उनको भी समझ में आए। सारे समझ लेते हैं, पंजाबी भी समझते हैं और हिंदी भी समझ लेते हैं। तो सर पेन के बारे में बताएं, पेन क्या है, उसको आज के जो लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, तो किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए। पेन तो ऐसे एक सिम्टम है, जैसे फीवर आता है, इसका मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो भी फीवर आता है। फीवर आता है। इसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो पेन आ रहा है। ठीक है। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 30 से 40 मिनट बंदा रोज वॉक करता है ना, फास्ट वॉक, तो दैट इज द बेस्ट। साइकिलिंग कर सकता है, जिसको ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग। ठीक है। सर किस उम्र में एक नॉर्मल आदमी को अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? 30, 40, 50, 60, 70? बुक्स लिखती है वो तो कहते हैं कि 10 से 20 ईयर में एजिंग शुरू हो जाती है, बुढ़ापा शुरू हो जाता है। ओके। हाँ, हम तो सोचते हैं कि 40, 50, 60 साल के बाद होता है। ठीक है। लेकिन 10 to 20 ईयर्स जहाँ एजिंग शुरू हो जाती है। एजिंग शुरू हो जाती है। एजिंग का जो मतलब है पंजाबी में बोलें कि आप बूढ़े होने स्टार्ट हो गए, बूढ़े है ना। डीजनरेटिव चेंजेस बोलते हैं ना। हाँ, डीजनरेट हो रहा है बॉडी, आपकी बॉडी की पोटेंशियल कम हो रही है। तो सर इसका कोई उपाय है? उपाय तो कम करने का, रोकने का? तो कम करने का तो बस यही है कि आप काम करने वाले हो, वॉक करने वाले हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। ये चीजें इम्पोर्टेंट है। सर ये एजिंग जो है, ये इसका कोई रूट कॉज भी है, कहीं से स्टार्ट भी है कि यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर खत्म होगा, ऐसा कुछ है? कोई भी मशीनरी है तो उसका वियर एंड टियर तो होना ही है। बिल्कुल ठीक है। कोई भी जॉइंट है, कोई भी पार्ट है, तो मशीन में सर रिपेयर कर लेते हैं, चीजों को हम चेंज कर देते हैं। ऐसे ही आजकल चेंज होने लगे, घुटने चेंज हो गए, चूल्हा चेंज हो गया। ओके, ठीक है। सर ऑर्गन से रिलेटेड भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर एजिंग बढ़ जाती है, कि कोई ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो कमजोर हो रहा हो, जो खराब हो रहा हो, जिसके कारण से एजिंग बढ़ जाती है? मतलब है ब्रेन इज द मेन। ओके ओके, ठीक है। इसमें चेंजेस आनी शुरू होती है, जिससे जल्दी डिजेनरेट शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर इसमें सबसे कॉमन डिजीज कौन सी है, क्या उससे बोलते हैं? बेसिकली तो एट्रोफिक चेंजेस बोलते हैं। एट्रोफिक चेंजेस, सेरेब्रल एट्रोफी बोलते हैं जिससे। ओके, जिसमें श्रिंक होना शुरू। हाँ, ब्रेन श्रिंक। बेसिकली ब्रेन कुछ नहीं होता, न्यूरॉन्स का एक जाल है, और न्यूरॉन्स के 2 ही पार्ट होते हैं, हेड और उसका टेल। तो न्यूरॉन्स ही अपने आप में श्रिंक होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो एक होल एंड सोल एमआरआई स्कैन में दिख जाता है, चीजें एमआरआई में दिख जाती है। और हमारे पास में बिहेवियर चेंजेस भी आ जाती हैं। सेरेब्रल एट्रोफी वाले पेशेंट कमजोर हो जाते हैं, बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं, मेमोरी चेंजेस आ जाते हैं, मेमोरी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ओके। सर जैसे किसी को पेन हुआ, हम एग्जांपल ले लेते हैं जो बहुत ही कॉमन है, गोड्डे का दर्द, कमर का दर्द और गर्दन का दर्द। गोड्डे के दर्द के लिए हम आज बात कर रहे हैं कि सर गोड्डे का जो दर्द स्टार्ट होता है इसका कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी है? प्रिवेंटिव तो यही है कि एक्सरसाइज करते रहे आप और इसका मिस यूज ना करें। मिस यूज का मतलब? मिस यूज मतलब जो नीचे बैठना, ज्यादा बैठना है ना, जिसको स्क्वाट करते हैं, स्क्वाटिंग, चौकड़ी, पलथी कहते हैं, जो पलथी मारते बोलते हैं, तो उसमें कम करनी चाहिए। 30-40 के बाद तो बहुत ही कम करनी चाहिए, उससे पहले तो सब ठीक है। पालथी मारने का सेंस ये है कि ये फिजिक्स है ये 90 डिग्री तक तो लेता है, उससे जब नीचे जाएगा ना बॉडी का 3 से 4 गुना वजन जो घुटने को लेना पड़ता है। पुराने 90 से ज्यादा नीचे जाएगा। मैं बीच में रोकूंगा, पुराने समय में सर इंडियन टॉयलेट होती थी, उसमें वो बिल्कुल नीचे की तरफ बैठ करके हम लोग सारा काम करते थे, घर में भी सारा काम करते थे। तो लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा तो साइंटिफिक प्रूफ है कि नहीं आप बताओगे कि पहले के लोगों का कमर और गोड्डे ज्यादा हेल्दी होते थे अभी से, क्या ये सही है? पहले कम होता था, अब अर्ली लीजेंड जो ज्यादा बढ़ गई हैं उम्र के लिहाज से ना, जो 70 साल होती थी पहले, आज 40-50 में शुरू हो गई। सर ऑक्यूपेशन का कितना रोल है कि आपके गोड्डे या कमर खराब हो रहे हैं? ऑक्यूपेशन मतलब सिटिंग का, जो आप सिटिंग का, कोई बहुत लंबा समय तक सिटिंग कर रहा है या बहुत लंबे समय तक स्टैंडिंग कर रहा है। पहले लोग नीचे बैठ के सारा काम करते थे, अब धीरे धीरे टेबल लगने शुरू हो गए हैं, चेयर्स लगनी शुरू हो गई हैं, तो उससे इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली हुई है। लेकिन हाँ, एजिंग तो एजिंग ही है ना, उसको यू कैन डिले द थिंग्स। सर एजिंग से जहाँ तक मुझे याद आया कि जहाँ तक डाटा मैं समझता हूँ और अभी तक का जो डाटा है, पहले से तो एवरेज जो लाइफ है सर इंडिया में वो तो बढ़ी है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हुई है इसके कारण से। लेकिन प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं, खाना पीना सही नहीं रहा। ओके। हाँ, खाना पीना बहुत वर्षन हो गया है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। सर पेशेंट को किस उम्र में पहली बार और जल्दी से डॉक्टर को मिलना चाहिए और स्पेशली ऑर्थोपेडिशियन को? जब तक सिम्टम नहीं आते हैं तब तक तो घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन 40-50 के बाद कंसल्टेशन जो है ना, सिम्टम आ जाते हैं, तो जो साल 2 साल में एक बार जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपके जॉइंट्स के अंदर में क्या चल रहा है, आपके शरीर में कुछ विटामिन, मल्टीविटामिन की तो कमी नहीं हो रही है। टाइम से होनी जैसे मैक्सिमम लोगों को पता है कि बोन हेल्थ के लिए विटामिन D3 और कैल्शियम, 2 चीजें। नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए विटामिन B12 जिसको मिथाइल कोबालामिन या साइनोकोबालामिन बोलते हैं, और इसी तरह से विटामिन E, आयरन, ये सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर कुछ चीज़ें को टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, यहीं से आपको पता चल जाता है कि आपके बॉडी में कितनी लेवल है। क्योंकि हमारे पास में आज के समय में जो भी ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड पेशेंट आते हैं उनमें देखता हूँ मैं कि कैल्शियम और विटामिन D की बहुत ही भयंकर कमी है। मतलब है होना चाहिए 80-90 और उनके बॉडी में है 8। तो सर इसका क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे खराब कर देता है जॉइंट्स को? धीरे धीरे जो ऑस्टियोपोरोसिस पहले 70-80 साल 75 में होती थी, अब 30-35-40 में शुरू हो गई है। लेडीज को बैक प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, ओके, ये बहुत बढ़ गई है। सर विटामिन D का यूज कैसे करना चाहिए? विटामिन D का बेस्ट जो तरीका है, सरसों का तेल की मालिश करके धूप में बैठना आधे घंटे के लिए। ओके। पूरा नेक्ड बॉडी होनी चाहिए, जिसको सन बाथ जैसे गोरे लोग सन बाथ लेते हैं, है ना? सरसों जब तक उनकी टैनिंग नहीं होती शरीर की तब तक वो धूप से नहीं हटते। और सर अगर उसको डोजेज लेने हैं, मेडिसिन के फॉर्म में लेने हैं, तो सबसे D की प्रिपरेशन आती है, सप्लीमेंट्री जो है ना, उसको 6000। क्या विटामिन D3 के साथ में कैल्शियम का भी लेना जरूरी है या फिर जो हमारे फूड में होता है वो सफिशिएंट है? इंटरमिटेंट लेना चाहिए, लगातार नहीं लेना चाहिए। 6 महीने साल नहीं लेना चाहिए, 3 महीने लेके 2 महीने गैप डाल दो, फिर 3 महीने लेके 2। क्योंकि हमारे फूड में भी कैल्शियम होती है। विटामिन D हमारे फूड में नहीं होता है ना, हमारे नहीं, फैट में होता है, फैट्स में होता है, जो फिश ऑयल है, ऑयल है उसमें होता है। और आजकल कुछ रेमेडी ऑयल आ रहे हैं, एडिबल ऑयल आ रहे हैं, उसमें वो F+ लिखा होता है। उस F+ में विटामिन A, D, E और K, ये चारों फैट सोल्यूबल विटामिन है,
जिसको soluble। डाला जाता है। यही 4 विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है, बाकी सारे के सारे बी एंड सी जो है ना वो वाटर सोल्यूबल है। बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। सी। सर जब पेशेंट को एक बार डायग्नोज हो जाए कि हाँ आपकी अर्थराइटिस चेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं आपके बॉडी में, जो सॉर्ट ऑफ एजिंग है जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स तुरंत स्टार्ट कर देने चाहिए। सपोज कि आपने एक्सरे करवाया और पेशेंट को आपने बताया कि हाँ जी आपके जो चेंजेस हैं वो दिख रहे हैं, तो इमीडिएटली उसको क्या करना, ऐसा कुछ करना चाहिए कि उसके जो चेंजेस हैं वो रिकवर कर जाए, नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल तो नहीं हो सकते लेकिन हॉल्ट कर सकते हैं उसको ना, रोक सकते हैं हम। कोई जो एजिंग प्रोसेस है ना उसको रिवर्ट करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन उसको स्टॉप कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। क्या क्या उसमें से स्टेप्स क्या क्या हैं? जैसे एक्सरसाइजेज हैं, और तो इसमें फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा है। तो आप है ना, जैसे आप ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करते हैं और वो रिकमेंड करते हैं कि आपको एक्सरसाइजेज करने चाहिए, तो आप अपने लेवल पर भी कर सकते हैं एक्सरसाइजेज करने के लिए आपको कहीं बार बार सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार सीखने के लिए आपके पास जरूर सीखने के लिए आने चाहिए। सपोज कि सर कोई मिडियल कॉन्डाइल या लेटरल कॉन्डाइल या पटेला के आसपास में कोई इंजरी हो जाती है और वो इंजरी पेनफुल होती है, तो उसमें कॉमनली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अल्ट्रासोनिक थेरेपी और एक्सरसाइजेज, इसके साथ में पेन कम करने के लिए जो सिस्टम है जैसे IFT या टेंस है, इसे हम लगाते हैं। तो सर पेन किलर कितने समय तक खाना चाहिए उन्हें, पेशेंट को, अगर उनको सपोज के ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे किसी कारण से, काफी उनका ऑफिस में बिजी शेड्यूल है, तो फिर वो पेन किलर हम बोलते हैं SOS। जब जरूरत हो तो ले, तो ले, ज्यादा लेना तो किडनीज पे और लिवर पे। सर कुछ पेशेंट को मैंने देखा हुआ है कि SOS तो लेते ही है, उस मेडिसिन को भी हाफ कर देते हैं। तो क्या ये सही है कि आपने उसमें हाफ हार्ट नहीं लेनी चाहिए? हाफ हार्ट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन की एक पोटेंसी होती है और वो आपके उम्र और आपके बॉडी वेट के हिसाब से बनाया जाता है। उम्र और बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट होती है कि आपको इतने बॉडी वेट है और इतनी उम्र है तो आपको इतने मिलीग्राम की चाहिए। तो एवरेज एक आदमी, औरत हो या मर्द हो, लगभग 50 किलो के परस में होता है, तो उसके हिसाब से उसकी, जैसे एंटीबायोटिक का होता है 5 से 7 दिन लेने, लोग की 2 दिन लेके छोड़ देते हैं, जो गलत है। उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है बैक्टीरिया की। हाँ, इवन कि सारे बैक्टीरिया किल नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं, जो रह गए उस पर दोबारा वो उतना असर नहीं करेगा। हाँ, वो जिसको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बोलते हैं, जो हम बाद में चेक करते हैं तो मालूम चला कि जो एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं वो काम नहीं करता। तो उसी तरह से पेन किलर का भी है कि पेन किलर SOS लें, लेकिन उसकी डोज को हाफ ना करें। डोज को हाफ करने का मतलब है कि आपने अपने शरीर का वजन भी हाफ कर दिया। तो अपने डॉक्टर्स के कनेक्शंस में जितने भी पेशेंट हैं, जो हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, तो हम जरूर पूछें इस पेशेंट से कि भाई जो डॉक्टर ने दिया आपको मेडिसिन, कहीं आप उसको हाफ तो नहीं कर दे रहे, कहीं तोड़ तो नहीं रहे, हाफ तो नहीं खा रहे आप, तो इसको करेक्शन में लाएं जैसे सर ने बताया। सर एक बार ये डायग्नोज हो जाए कि आपके गोड्डे खराब हो गए, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। सर उम्र के साथ में जैसे अब गोड्डे खराब हो रहे हैं, कमर आपकी डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है, अभी हम गोड्डे पर ही बात कर रहे हैं, एक बार डायग्नोज हो जाए कि आपके कार्टिलेज खराब हो गए, तो क्या सर ये संभव है कि कार्टिलेज दोबारा से बन जाए? बन जाता है, बनता है उसको, जैसे हम ग्लूकोसामाइन जो देते हैं, ग्लूकोसामाइन है, कंड्राइटिन सल्फेट है, MSM। ओके, अच्छा, इसका यूज करते हैं। हाँ, ये इसकी कॉम्बिनेशन आती है, कॉन्ड्रोजिन, ऐसे कुछ मेडिसिन होती है, ट्रेड नेम है ना। बेसिकली कार्टिलेज को बनाने के लिए ग्लूकोसामाइन की ज्यादा यूज है, उसका रोल बहुत ज्यादा है। कोलेजन टाइप 2 कोलेजन टाइप 2 होती है। कोलेजन हमारे मसल्स के लिए बहुत जरूरी होता है सर, कार्टिलेज की ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी टेंडनस चीज, टेंडन वाली चीजें, जो टेंडन वाली चीजें हैं, उसमें कोलेजन टाइप 2 का बहुत रोल है। सर एक बार गोड्डे खराब हो जाए और उसके गोड्डे फंसने भी स्टार्ट हो जाए, जिसको लॉकिंग बोलते हैं, और उसका चलना भी मुश्किल हो जाए, तो क्या रिकमेंड करते हैं? उसे सर्जरी करवा लेनी चाहिए? जितना देखो डिले होता है, आर्टिफिशियल चीज आर्टिफिशियल होती है। ओके, जो ओरिजिनल है उसका कोई बदल नहीं है, जो परमात्मा ने दी है ना उसका कोई बदल नहीं है। लेकिन जितनी डिले कर सकते हैं करें, लेकिन बहुत ज्यादा सफर भी नहीं करना चाहिए। हाँ, सफर करने का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ को ना ज्यादा मुश्किल में ना डालें, हमेशा पेन में ना रहें, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना आपकी खराब हो जाती है, सफर होती है। और गोड्डे खराब होने के बाद आपके बॉडी के दूसरे ज्वाइंट्स पर भी इम्पैक्ट आते हैं, तो आपका पोस्चर अच्छा नहीं होता,
आपकी बैक में स्टिफनेस ज़्यादा रहती है, इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। सर्जरी करवानी है तो एक लेवल तक डॉक्टर से बात करके सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अगर ठीक है। चेंजेस मतलब ग्रेडिंग होती है इसकी, ग्रेड 1 से 4 तक होता है। सेकंड थर्ड के बाद वी रिकमेंड के शुड गो फॉर सर्जरी। गो फॉर सर्जरी। ठीक है। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है। हाँ, और आजकल बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल सर्जरी करते हैं आप लोग। ठीक है। और एक बार सर्जरी हो जाए तो पेशेंट ठीक ही हो जाता है, इसकी गारंटी होती है। क्यों सर? ऑलमोस्ट, देखो गारंटी तो किसी चीज की नहीं अपनी नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक देखा हुआ है, मेरी लाइफ सर कैरियर पीजीआई से लेकर के अभी तक लगभग 22-23 साल हुए हैं, और इसमें मैंने रेयरली ही देखा है कि कभी कोई इम्प्लांट फेल हुआ है। बहुत कम होते हैं, बहुत कम रेयरली होते हैं। और एक जो हुए भी हैं वो वही आपने जो बताया कि पेशेंट ने स्क्वाटिंग कर ली, पेशेंट को पता नहीं चला, रात में वो उठा और वो वॉशरूम गया तो उसको पता नहीं चला कि मुझे किस तरह से करना चाहिए, उसने बिल्कुल फुल स्क्वाटिंग कर ली। तो फुल स्क्वाटिंग करते हुए उसके ये सारे के सारे खुल जाते हैं, टाँके खुल जाते हैं, लूजनिंग शुरू हो जाती है, लूजनिंग शुरू हो जाती है। इम्प्लांट फेलियर बोलते हैं सर इसे। इम्प्लांट फेलियर तो सर क्या ये तभी होता है मिसयूज की वजह से। तो सर जिनका इम्प्लांट फेलियर हो जाए तो क्या वो सर्जरी दोबारा से हो जाती है? सर्जरी होती है।